हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोकेमिस्ट्री गाइड। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 12th की इकोसिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज एनसीईआरटी बुक से डायरेक्टली पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। एनसीईआरटी बुक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फिर ये बोर्ड्स और आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान से देखिएगा क्या हम लोग पढ़ते हैं इसमें। तो चैप्टर 14 इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे? इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन और एनर्जी फ्लो। ये चारों चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो रहेगा इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड इकोसिस्टम सर्विसेज पे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। An ecosystem can be visualized as a functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. तो ecosystem को हम कैसे समझ सकते हैं? Ecosystem can be visualized as a functional unit of nature. जो nature की functional unit है वो उसे हम क्या कह सकते हैं? Ecosystem कह सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है, living organisms interact करती है with the surrounding physical environment. जो हमारे सामने, हमारे अगल बगल इन्वायरमेंट है, उससे इंट्रैक्शन को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम द स्मॉल पाउंड टू अ लार्ज फॉरेस्ट एंड अ सी। मैनी इकोलॉजिस्ट्स रिगार्ड द entire biosphere as a global ecosystem, as a composite of all the local ecosystem on earth. Since this system is too much big and complex to be studied at one time, it is convenient to divide it into two basic categories, that is namely the terrestrial and the aquatic. Okay, forest, grassland and desert are small example of terrestrial ecosystem. Ponds, lake, river, estuaries are some example of aquatic system. Crop fields and aquarium may also be considered as man-made ecosystem. Okay, now we will see the structure and function of ecosystem. Interaction of biotic and abiotic component result in a physical structure that is characterized for each type of ecosystem. Identification and enumeration of plant and animal species of an ecosystem give it species composition. तो इंटरेक्शन किसका? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का, यानी लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हमारे इन्वायरमेंट है उन सबके इंटरेक्शन को इसका इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टराइज फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो इन सबको मिला के क्या बन रहा है? हमारा इकोसिस्टम बन रहा है। और इसको आइडेंटिफाई करना, enumeration करना of a plant and animal species of an ecosystem, give it species composition, then vertical distribution of different species occupying different level इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब कि हर एक डिफरेंट स्पीशीज को एक लेयरिंग में हम उसे डिवाइड करें। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ट्री ऑक्यूपाई द टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा। जो हमारी ट्री है वो वर्टिकल स्ट्रेटा जो अपर पार्ट है वहां को ऑक्यूपाई कर रही है। श्रब्स जो है सेकेंड जो लेयरिंग है उसको ऑक्यूपाई कर रही है। एंड हर्ब्स एंड ग्रासेस है वो बॉटम लेयर में आती है। द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ unit when you consider the following aspects. तो हम जो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को फंक्शनली तभी समझ सकते हैं जब हम इन चार जो मेन कॉन्सेप्ट है, एस्पेक्ट्स है, इनके मतलब कि इन एस्पेक्ट जैसे प्रोडक्टिविटी हुआ या डिकम्पोजिशन है, एनर्जी फ्लो है या न्यूट्रिएंट उसकी साइकिल है, उस इन सारे एस्पेक्ट्स के कारण हम इसको समझ सकते हैं कि क्या हमारा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कैसे फंक्शन करता है। द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट व्हेन यू कंसीडर दिस फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो हम सबसे पहले प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, फिर डिकम्पोजिशन की बात करेंगे। ओके, A pond is a shallow water body in which all the above mentioned four basic components of an ecosystem are well exhibited. The abiotic component is the water with all the dissolved inorganic and organic substance and the rich soil deposit at the bottom on the ponds. The solar input, the cycle of temperature, day length and the other climatic condition regulate the rate of function of the entire pond. तो इस लाइन में हम क्या देख समझे हैं? यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि पॉन्ड जो है वो
जो पॉन्ड है उसमें हम हर तरह के कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को देख सकते हैं। कैसे कैसे वो भी एक्सप्लेन किया है। एबायोटिक कंपोनेंट जो यहाँ पे इज द वाटर, यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, हमारा वाटर है विथ ऑल द डिजॉल्व, जिसमें कि सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट डिजॉल्व होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, रिच सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, जो सॉइल होती है जिसमें डिफरेंट मिनरल्स होते हैं उसे रिच सॉइल कहते हैं। वो कहाँ होता है, बॉटम पे होता है ऑफ द पॉन्ड। सोलर इनपुट क्या करता है इसमें, अपना साइकिल ऑफ टेम्परेचर या फिर डे लेंथ, सोलर का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या है वो बता रहा है। एंड द अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड, जो भी फंक्शन हमारे पॉन्ड्स में हो रही है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, सन रेगुलेट कर रहा है। ओके, द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स इंक्लूड द फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स यानी जो वाटर उस पॉन्ड में जितने भी सारे प्लांट्स है उसको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कह रहे हैं, लाइक सम एल्गी एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज एंड मार्जिनल प्लांट्स फाउंड एट द एजेस, एजेस पे ये सारी पाई जाती है। द कंज्यूमर आर रिप्रेजेंटेड बाय द जू प्लैंक्टन्स, द फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। द डिकम्पोजर आर द फंजाई, यहाँ पे डिकम्पोजर कौन कौन से है, फंजाई हो गई, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट्स स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, ये सब कहाँ पाई जाती है, बॉटम ऑफ द पॉन्ड, और ये सारे डिकम्पोजर्स हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट्स। ओके, दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम and of the biosphere as a whole, that is the conversion of inorganic and organic material with the help of radiant energy of the sun by the autotrophs. Okay, the consumption of the autotrophs by heterotrophs decompose and mineralization of the dead matters to release them back for reuse by the autotrophs. These events are repeated over and over. This is the unidirectional movement of energy toward the higher trophic level and its dissipation and loss as heat to the environment. तो यहाँ पे जो भी लिखा गया है वो हम अभी धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन या न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। अ कॉन्स्टेंट इनपुट सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम। तो जो सोलर का इनपुट हो रहा है उसकी कांस्टेंट सप्लाई होनी चाहिए किसी भी इकोसिस्टम में, तभी वो फंक्शन और अपना जो भी उसका वर्क है वो अच्छे से कर पाएगा। तो प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास or organic material produced per unit area over the time period by the plants during photosynthesis। तो हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन जो है हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन as the amount of biomass, it is the amount of biomass या फिर organic matters which are produced per unit area over the time period by the plants during photosynthesis। photosynthesis के दौरान जितने भी जो भी बायोमास प्रोड्यूस हुए हैं पर यूनिट एरिया ओवर द टाइम पीरियड, उतने टाइम में कितना पर यूनिट एरिया बायोमास का प्रोडक्शन हुआ है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और कौन कर रहा है, प्लांट्स कर रहा है, तो इसको कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। ओके, इस प्राइमरी प्रोडक्शन जो होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट्स, वेट के टर्म में इसको हम एक्सप्रेस करेंगे, जिसकी यूनिट क्या है, ग्राम मीटर इनवर्स स्क्वायर, या फिर हम इसे एनर्जी में कर सकते हैं, दैट इज किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर इनवर्स। ओके, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो जो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन है उसको हम क्या कह देंगे, प्रोडक्टिविटी कह देंगे। तो फिर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दो तरह के प्रोडक्टिविटी थे, ग्रॉस प्राइमरी और नेट प्राइमरी। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी क्या हो, of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis। तो जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका जो रेट है, ऑर्गेनिक मैटर्स का प्रोडक्शन का जो भी रेट है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। A considerable amount of GPP is utilized by plant in respiration। Gross productivity
माइनस रेस्पिरेशन लॉस इज कॉल्ड नेट प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी में जो भी रेस्पिरेशन में लॉस हो रहा है उसको माइनस कर दे तो हमें क्या मिल गया, नेट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे डीकम्पोजिशन। तो यू मे हैव हर्ड द अर्थवॉर्म बीइंग रिफर्ड टू एज अ फार्मर्स फ्रेंड। तो अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड क्यों कहा गया वो हम यहाँ देखेंगे। दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प in the breakdown of complex organic matters as well as the loosening of the soil. Similarly, decomposer break down complex organic matter into the inorganic substance like carbon dioxide, water, nutrients, and the process is called decomposition. Dead plants remains such as leaves, bark, flower, and dead remains of animals include fecal matter, constitute detritus, which is a raw materials for decomposition. The important step is in the process of decomposition are fragmentation, leaching, catabolism, humidification and mineralization. तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो अर्थवर्म होता है वो फार्मर्स का फ्रेंड होता है। इसे क्यों होता है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उसको लूजन करने में, उसको ब्रेक डाउन करने में अर्थवर्म जो है वो काफ़ी मदद करता है। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देंगे या वाटर, न्यूट्रिएंट्स, एंड द प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन कहलाएगा। तो डेड प्लांट रिमेन्स सच एज लीव्स, बार्क, फ्लावर, dead remains of animals including fecal matters and constitute detritus which is a raw material for decomposition. ये सब क्या हो गए, ये सब raw material हो गए decomposition के लिए। The important step in this process of decomposition are fragmentation. तो इसमें कौन कौन से steps important होते हैं, सबसे पहले fragmentation, then leaching, then catabolism, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। तो इन सारे स्टेप के बारे में हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, डेट्रीवोरस क्या होता है, डेट्रीवोरस मान लो अर्थवर्म हो गया, ब्रेक डाउन करता है डेट्राइटस इनटू द स्मॉल पार्टिकल। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन, यानी बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल में तोड़ देने को क्या कहेंगे, फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। ठीक है, ये याद रहेगा हमेशा कि बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में हम तोड़ रहे हैं, इसे हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, लीचिंग क्या करता है, water soluble inorganic nutrient go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salts. Bacterial and fungal enzyme degrade detritus into the simple inorganic material. This is called catabolism. तो लीचिंग का मतलब क्या हुआ कि वाटर जो soluble inorganic nutrients होते हैं वो होराइजन की तरफ, सॉइल के होराइजन की तरफ जाए और वहाँ प्रिसिपिटेट करके अनअवेलेबल सॉइल में कन्वर्ट हो जाए, गेट प्रिसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। तो इसको हम प्रोसेस ऑफ लिचिंग कहेंगे। ठीक है, और जब बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम डिग्रेड किसे करते हैं, डिग्रेड डिट्राइटस इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक। यहाँ पे कौन काम कर रहा है, बैक्टीरिया काम कर रहा है और फंगल काम कर रहे हैं, इन दोनों के एंजाइम्स काम कर रहे हैं डिग्रेड करने में। डिट्राइटस मतलब डिट्राइटस क्या हो गया, वही फीकल मटेरियल, एनिमल्स के डेड रिमेन्स या फिर लीव्स हो गए, बार्क्स हो गए या फ्लावर्स हो गए। तो डिट्राइटस ये सब चीज़ें हैं, तो इन सब का डिग्रेडेशन करके इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में इन्हें कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, कैटाबोलिन्स कहते हैं। लेकिन यहाँ रोल कौन करता है, बैक्टीरिया और फंगल के एंजाइम्स। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द अबव स्टेप इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डिट्राइटस। ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन occur during decomposition in the soil. हमीफिकेशन को दोनों सेम है। तो हमीफिकेशन और मिनरलाइजेशन क्या होता है, ये कब होता है, जब डिकम्पोजिशन हमारा सॉइल में हो रहा होगा। तो हमीफिकेशन लीड्स टू accumulation of a dark color amorphous substance called humus। क्या बनाएगा, humus यहाँ बनेगा, that is highly resistant to microbial action and undergo decomposition at a extremely slow rate। बहुत ही स्लो रेट से इसका डिकम्पोजिशन होगा और इसमें कोई भी, ये हाईली रेजिस्टेंट किसके लिए होता है, माइक्रोब्स के एक्शन के लिए होता है। बीइंग कोलाइडल इन नेचर इट सर्व एज अ रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसकी जो नेचर है वो कोलाइडल होती है। ठीक है, और ये एज अ रिजर्वॉयर एक्ट करता है।
for nutrients. The humus is further degraded by small microbes and release inorganic nutrient occur by the process of mineralization. Humus is further क्या होता है, यह humus अब microbes के द्वारा और डिग्रेड होगा और इससे जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स निकलेगी बाय द प्रोसेस, उसको क्या कहेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ मिनरल, इस प्रोसेस को हम कहेंगे मिनरलाइजेशन. ठीक है. डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस. दिस इज इम्पॉर्टेंट. इसमें क्या होता है, एनर्जी लगती है. तो ये एक्सो हो गया, एंडो होगा, एंडो होगा. ठीक है. इसमें एनर्जी ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, यानी एनर्जी इसमें लग रही है, तो ये हो गया एंडोथर्मिक. The rate of decomposition is controlled by chemical decomposition of detritus and climatic factor. In a particular climatic condition, decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin, and quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble substance like sugar. Temperature and soil moistures are the most important climatic factors that regulate the decomposition. तो क्लाइमेट का जो मॉइस्चर होगा या सॉइल का जो मॉइस्चर होगा, टेम्परेचर होगा, उसको हम वो कह सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन की रेट को उसको रेगुलेट करेगा, काफ़ी अच्छे से रेगुलेट कर लेगा. उस पर ये डिकम्पोजिशन की प्रोसेस डिपेंड करती है. वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर डिकम्पोजिशन whereas low temperature and aerobiosis inhibit decomposition resulting in buildup of organic materials. तो वार्म और मॉइस्ट जो इन्वायरमेंट होता है उसमें डिकम्पोजिशन काफ़ी अच्छे से हो जाता है, लेकिन अगर कहीं लो टेम्परेचर है और ऑक्सीजन की कमी है एंड एरोबायोसिस है, तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन की रेट को कम कर देगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने लगेगा. ठीक है. वहाँ पे उसको डिग्रेड करने वाला. So now we'll see energy flow. Except for the deep sea hydrothermal ecosystem, sun is the only source of energy for all ecosystem on earth. Of the incident solar radiation, less than 50% of it is photosynthetic active radiation. We know that plant and photosynthetic bacteria, that is autotrophic suns, radiate radiant energy to make food from simple inorganic material. Plant capture only 2 to 10% of the part, that is photosynthetic active radiation, and this small amount of energy sustains the entire living world. So it is very important to know how the solar energy captured by plant flow through different organisms of an ecosystem. All organisms are dependent for their food on producer either directly or indirectly. तो एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, उनको छोड़ दें तो सन ही सबसे मेन सोर्स होता है फॉर द एनर्जी ऑफ ऑल टाइप ऑफ इकोसिस्टम दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ. ओके. और इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट इज. ठीक है. लेस देन जो 50% जो इंसिडेंट होती है सोलर रेडिएशन एनर्जी हमारे अर्थ पे, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस. वी नो दैट द प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिक्स सन्स रेडिएंट एनर्जी. ये जो रेडिएशंस है इससे एनर्जी को फिक्स किया जाता है. कौन करता है, प्लांट्स करते हैं. ठीक है. प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरियाज और ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो इससे एनर्जी फिक्स करते हैं. और हम जानते हैं ये जो एनर्जी फिक्स होती है, यही जो प्रोड्यूसर्स की एनर्जी जो फिक्स हो रही है, प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो एनर्जी फिक्स कर रहे हैं, वो क्या होती है, ये ट्रांसफर होती है फ्रॉम ऑल द लेवल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिम्स. सारे ऑर्गेनिम्स में ये ट्रांसफर हो रही है. The radiant energy to make food into simple organic material and the plant capture only 2 to 10%. और ये जो प्लांट्स है वो इसका जो 50% ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है उसमें से सिर्फ 10%, 50% से भी 10% को अपने में कैप्चर कर पा रहे हैं. And this small amount of energy sustains the entire living world. So it is very important to know how this solar energy capture by plant flow through. तो इसको जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो 10% ये एनर्जी है वो कैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, फ्लो कर रही है. Now, the green plant in the ecosystem are called producers. जो green plants होते हैं उन्हें हम producers कहते हैं. In a terrestrial ecosystem, major producers are herbivorous and woody plant. ज़्यादा से ज़्यादा producers हमारे जो terrestrial ecosystem में क्या होते हैं, herbaceous होते हैं और woody plants होते हैं. Likewise,
producer in an aquatic ecosystem of various species like phytoplankton, algae, and higher plants. Okay, all animals depend on plant directly or indirectly. जितने भी एनिमल है वो प्लांट्स पे हमेशा डिपेंड रहते हैं, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड हो या इनडायरेक्टली डिपेंड हो. दे आर हेंस कॉल्ड कंज्यूमर्स एंड ऑल्सो हेट्रोट्रॉप्स. तो उनको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपना फूड किससे कंज्यूम कर रहे हैं, फ्रॉम द प्लांट्स. एंड उसे हम हेट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं. इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर द प्लांट एंड दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर. एंड if the animal eat other animal which in turn eat the plants, they are called secondary consumer. अगर वो डायरेक्टली प्लांट को खा जाए तो उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर कह देंगे, लेकिन वो जो एनिमल है वो एनिमल किसी और एनिमल को खा रहा है जो कि उस प्लांट को खाएंगे, तो उसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहेंगे. लाइकवाइज यू कुड हैव टर्शरी कंज्यूमर टू. तो टर्शरी कंज्यूमर भी इसी तरह से दूसरे लोग को कह सकते हैं. ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर विल बी herbivores. Some common herbivores are insects, birds, animals, mammals in terrestrial ecosystem and mollusks in aquatic ecosystem. Consumers that feed on these herbivores are carnivores, जो कि ऐसे कंज्यूमर जो कि हर्बीवर्स को खा रहे हैं उनको हम कार्निवर्स कह देंगे, और मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवर्स, उन्हें प्राइमरी कार्निवर्स भी कह सकते हैं. दो सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दोज एनिमल दैट डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवर, जो कि प्राइमरी कार्निवर्स पे डिपेंड कर रहे हैं फॉर फूड, आर लेबल्ड एज सेकेंडरी कार्निवर्स. अ सिंपल गेसिंग फूड चेन इज डिपिक्टेड बिलो. इस सिंपल गेसिंग फूड चेन को हम यहाँ पे इस ग्राफ में, इस टेबल में देख सकते हैं कि ग्रास क्या हो रही है, गोट खा रही है, और गोट कौन खा रहा है, मैन. मैन खाते हैं मीट. तो ग्रास क्या हो गया, प्रोड्यूसर्स, गोट हो गई प्राइमरी कंज्यूमर, और मैन क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर. ये सिंपल एक ग्राफ है जिससे आप समझ सकते हैं. ओके. Detritus food chain, that is DFC, begin with dead organic matter. It is made up of decomposer, which are heterotrophic organisms, mainly fungi and bacteria. They meet their energy and nutrient requirement by degrading dead organic matters and detritus. These are also known as saprotrophs. Sapro to decompose, and decomposers secrete digestive enzymes that break down dead and waste material into simple inorganic material, which are subsequently absorbed by them. तो इसमें क्या है, detritus food chain में डेड ऑर्गेनिक मैटर्स आते हैं. ये डेड ऑर्गेनिक मैटर्स से स्टार्ट होते हैं. इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर. इसमें ढेर सारे डिकम्पोजर्स होंगे. डिकम्पोजर हम लोग ने देख लिया है क्या होते हैं, ठीक है. इंसेक्ट हो सकते हैं या फिर अर्थवॉर्म, ये सारे डिकम्पोजर है विच आर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिम्स. ये सारे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिम्स मतलब हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिम्स क्या होते हैं, जो कि प्लांट्स पे फीड करते हो, मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया. दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स और डेट्राइटस. तो ये क्या करेंगे, अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, बाय डिग्रेड करके डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को और डेट्राइटस को. डेट्राइटस क्या होते हैं, लीव्स हो गया, वो डिकम्पोज सॉइल हो गए, ये सब क्या होंगे, डेट्राइटस होंगे. दीज आर ऑल्सो नोन एज सैप्रोट्रॉप्स. इनको हम सैप्रोट्रॉप्स भी कहेंगे. डिकम्पोजर्स सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम. डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, जो कि क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ डेड एंड वेस्ट मटेरियल इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल which are subsequently absorbed by them. तो सिंपल जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको सिंपलेस्ट मटेरियल में तोड़ने के लिए इनके एंजाइम्स का रोल होता है, ठीक है. इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, जीएफसी दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन. ग्रेजिंग फूड चेन, जीएफसी क्या था, ग्रेजिंग फूड चेन. जीएफसी in aquatic ecosystem, GFC is the main conduit of energy flow. As against this, in the terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flow through the detritus food chain than from the GFC. Okay, यानी एक्वेटिक सिस्टम में जीएफसी का इतना रोल नहीं है जितना कि कहाँ पे है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में. detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some level. तो यहाँ पे जो अभी हम लोग ने पहले एग्जाम्पल किसका देखा था, ग्रेजिंग फूड चेन, जिसमें क्या हो रहा था, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स थे जो कि ग्रास है, फिर गोट,
उसको प्राइमरी कंज्यूम कर रहा था, फिर मैन कौन था, सेकेंडरी कंज्यूमर था। और डिट्राइटस फूड चेन में क्या देखा कि जो भी ऑर्गेनिम्स है, जो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिम्स है, वो पहले डिकम्पोज कर रहे हैं उसको, उस एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से ले रहे हैं, उस डिट्राइटस ऑर्गेनिक मैटर से ले रहे हैं, और फिर इसका क्या हो रहा है, इसका भी डिकम्पोजिशन हो रहा है एंजाइम से, जो कि कॉम्प्लेक्स और इनऑर्गेनिक मटेरियल को किसमें तोड़ रहे हैं, इन सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में। तो इन दोनों में भी एक कनेक्शन होता है, ठीक है। इस कनेक्शन के कारण क्या हो रहा है हम अब देखेंगे। सम ऑफ द ऑर्गेनिम्स जीएफसी आर प्रे टू द जीएफसी एनिमल्स, एंड इन अ नेचुरल ecosystem some animals like cockroach, crow, etc. are omnivorous. These natural interconnection of food chain का जो interconnection है उसे हम कहते हैं food web, ठीक है। जीएफसी और डीएफसी जो है ये अलग अलग फूड चेन्स हैं, और इन दोनों के बीच में अगर कोई इंटरकनेक्शन हो जाए तो उसको हम कहते हैं फूड वेब, ओके। Organisms occupy a place in the natural surrounding or in a community according to their feeding relationship with other organisms based on the source of their nutrient or food. Organisms occupy a specific place in the food chain that is known as the trophic level. ट्रॉपिक लेवल क्या होता है कि हर एक अलग अलग ऑर्गेनिम्स ऑक्युपाई करता है, हमारे जो सराउंडिंग है अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और इन दोनों में अलग तरीके का फीडिंग रिलेशनशिप होता है। तो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ फूड ऑर्गेनिम्स ऑक्युपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन, कि जो उनका सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट और या फिर सोर्स ऑफ फूड होगा, उस बेसिस पे इनको अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में प्लेस दी गई है, ठीक है। प्रोड्यूसर बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, ऑन द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जिसकी होते हैं कौन, प्लांट। यहाँ पे एग्जांपल है फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रास एंड ट्रीज। फिर कौन, प्राइमरी कंज्यूमर आ रहे हैं। प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल पे, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, जिनमें हर्बीवोर्स होते हैं यानी जू प्लैंक्टन्स हो गए, ग्रास हॉपर हो गया जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते होंगे, ठीक है, एंड काउज। सेकेंडरी कंज्यूमर किस में आ रहे हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में, यानी बर्ड, फिशेस एंड वाटर, यानी ये जो हैं ये सब क्या करेंगे, ये सब डिपेंड रहेंगे जू प्लैंक्टन पे, ये इसका फूड है, ग्रास हॉपर, काउज, ओके। फिर टर्शरी कंज्यूमर, ये हो गए फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, इन्हें टॉप कार्निवोरस भी कहते हैं, जो कि मैन और लॉयन है, ठीक है। तो ये हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। A number of trophic level in the grazing food chain is restricted as the transfer of energy follows 10% law. अब हम देखेंगे 10% लॉ होता क्या है। तो एक लेवल से, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितना परसेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है उसको हम कहते हैं 10% लॉ। तो एक जो हमारा पहला फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उससे दूसरा ट्रॉफिक लेवल पे कितना एनर्जी ट्रांसफर होता है, ओनली 10%। मतलब अगर इसके पास पहले से 10% आया है तो उस 10% का 10% ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। इस डायग्राम से हम इसे देखेंगे कि एनर्जी फ्लो थ्रू द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। सन है, सन से हीट निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, तो एनर्जी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर प्लांट, इससे सन की 10% इनमें आई, इनसे 10% किस में जाएगी, अर्थवॉर्म, जो कि क्या है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर भी कहलाता है। फिर नेक्स्ट 10%, नेक्स्ट 10%, इस तरह से एनर्जी डिवाइड हो जाएगी। The number of trophic level in the grazing food chain is restricted as the transfer of energy follows 10% law. Only 10% of the energy is transferred to each trophic level from a lower trophic level. In nature, it is possible to have so many levels like producer, herbivorous or carnivorous, secondary carnivorous in the grazing food chain. तो ये किससे रिस्ट्रिक्टेड है, ये ग्रेसिंग फूड चेन में रिस्ट्रिक्टेड है। तो बाकी का जो टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, और दूसरा टॉपिक कौन कौन सा है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, और ये लास्ट है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये तीनों टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। So everyone, thank you for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel to get more informative video like this.